प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि प्रभु जाति का अर्थ क्या है, उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है और उसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। हमने प्रभु जाति के 3 लक्षणों के बारे में बात की थी। एक जनसंख्यात्मक आधिक्य, दूसरा आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति और तीसरा उनकी जातीय संस्तरण में उच्च स्थिति या कम से कम ऐसा हो कि वे बहुत ही निम्न स्थिति पर न हो। इन लक्षणों के अतिरिक्त कुछ और लक्षणों की बात कुछ विद्वान करते हैं, जैसे शिक्षा, उच्च शिक्षा या व्यवसाय, किंतु ये सभी बातें श्रीनिवास ने प्रस्तुत नहीं की थी। श्रीनिवास के 3 लक्षणों के आधार पर समाजशास्त्र में कई अध्ययन ग्रामीण समुदायों के किए गए, जिसमें प्रभु जाति को अध्ययन का केंद्र बनाया गया। यही कारण है कि विभिन्न ग्रामीण समुदायों में हमें यह देखने को मिलता है कि ब्राह्मण या राजपूत प्रभु जाति के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कई समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए अध्ययन इस तथ्य का समर्थन करते हैं। प्रोफेसर B.R. चौहान, के.एल. शर्मा, ऑस्कर लेविस, मेयर, हाइपर आदि ने ग्रामीण समुदायों के अपने अध्ययन में प्रभु जाति की उपस्थिति का विवरण प्रस्तुत किया है। उनमें से अधिकांश अध्ययनों में ब्राह्मण या राजपूत जातियां ही प्रभु जाति के रूप में विद्यमान थी। बहुत सारे अध्ययनों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है और जिन समाजशास्त्रियों ने इन पर काम किया वे बहुत ही प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। इन्होंने ग्रामीण समुदायों का अध्ययन करते समय अपने को इस बात पर केंद्रित किया कि उस समुदाय में प्रभु जाति जैसी कोई जाति कार्यरत है क्या, या प्रोफेसर श्रीनिवास ने प्रभु जाति के जो लक्षण बताए हैं उन लक्षणों के माध्यम से वह जाति प्रभु जाति बनी है। इनमें से अधिकांश अध्ययनों में यह पाया गया कि उस समुदाय में या तो ब्राह्मण प्रभु जाति के रूप में कार्य कर रहे थे या राजपूत प्रभु जाति उस समुदाय की थी। इस संदर्भ में यह चर्चा करना आवश्यक है कि राजपूत और ब्राह्मण दोनों जातीय संस्तरण में अन्य जातियों की तुलना में उच्च स्थान पर रहे हैं। ये जो अध्ययन किए गए उन अध्ययनों में कुछ स्थानों पर ब्राह्मण जनसंख्या में अधिक थे, कुछ स्थानों पर राजपूत संख्या में अधिक थे और इस जनसंख्यात्मक आधिक्य के साथ साथ संस्तरण में उनकी उच्च स्थिति ने उनको प्रभु जाति बना दिया, ऐसा इन विद्वानों का मत है। ये समाजशास्त्री यह भी कहते हैं कि जहाँ पर भी उन्हें जो प्रभु जाति मिली वह प्रभु जाति आर्थिक रूप से और राजनैतिक रूप से दूसरों की तुलना में अधिक प्रभुत्वशाली थी। प्रभु जाति के 2 महत्वपूर्ण अध्ययन। हम इस बात की चर्चा अब करने जा रहे हैं कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन, एक प्रोफेसर श्रीनिवास का, दूसरा प्रोफेसर आंध्र बिताई का, वे अध्ययन हमको क्या बताते हैं। ये दोनों अध्ययन इस बात को आसानी से समझने में मददगार होंगे कि प्रभु जाति किस प्रकार बनती है।
पहले अध्ययन के बारे में हम चर्चा शुरू करें, जो कि प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास का अध्ययन है, जिसके आधार पर उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। यही वह अध्ययन है जिसके आधार पर प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास ने प्रस्तुत की। यह अध्ययन रामपुरा में किया गया और वहाँ के ओकालिगा समुदाय के सदस्यों पर किया गया। रामपुरा में ओकालिगा, जिसको कि प्रभु जाति प्रोफेसर श्रीनिवास ने माना है, वे लिखते हैं कि इस गांव की जनसंख्या केवल 1523 थी। इसमें से 735 ओकालिगा जाति के लोग थे। रामपुरा गांव में सबसे बड़े भूस्वामी ओकालिगा जाति के लोग ही थे। इस समय गांव के 4 स्नातकों में से 3 लोग इसी जाति में से थे। इस जाति के लोग विभिन्न व्यवसायों में संलग्न थे और उनमें राजनीतिक सक्रियता भी थी। अगर हम ठीक से इस विवरण पर दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु जाति के जितने भी लक्षण हैं, जितनी भी विशेषताएं हैं, वह ओकालिगा में मौजूद थी। जिस समय प्रोफेसर श्रीनिवास ने अध्ययन किया, उस समय इनका जनसंख्यात्मक आधिक्य था। ये लोग बहुत बड़े भूस्वामी थे। इनके पास दूसरी जातियों की तुलना में बहुत अधिक भूमि थी। शिक्षा के दृष्टिकोण से उस समय जो 4 स्नातक वहाँ थे, उनमें से 3 इसी जनजाति से, इसी समूह से थे। वे अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए थे और उनमें राजनीतिक सक्रियता भी थी। इन सभी कारणों ने ओकालिगा को प्रभु जाति बनाने का अवसर दिया, ऐसा प्रोफेसर श्रीनिवास का मानना है। प्रभु जाति के सदस्य स्थानीय लोगों को कृषि श्रमिकों के रूप में रोजगार का अवसर प्रदान करती थी। अपनी संपन्नता के कारण वह ऋण देने में समर्थ होती थी। इसी कारण अन्य जातियां प्रभु जाति पर आर्थिक रूप से निर्भर करती थी। यह निर्भरता प्रभु जाति की प्रभुता को बढ़ाने में योगदान देती थी। पहले इस बात को आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करूं। आर्थिक रूप से वे शक्तिशाली क्यों बने? इसलिए बने कि उनके पास भूमि का स्वामित्व था। उनके पास समुदाय की अधिकांश भूमि थी जिस पर वे कृषि करते थे। कृषि के कारण उनके पास यह सामर्थ्य था कि वह अपने समुदाय के कुछ लोगों को श्रमिक के रूप में या किसी अन्य रूप में कार्य दे सके, यानी वे उन पर निर्भर होने लगे आर्थिक दृष्टिकोण से। अगर उन्हें किसी प्रकार की ऋण वगैरह की आवश्यकता होती थी तो ओकालिगा के लोग उनकी इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इस कारण वे आर्थिक संपन्नता को, आर्थिक प्रभुता को अपने प्रभुत्व में इस्तेमाल करते थे। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह श्रीनिवास की इस धारणा का समर्थन करते हैं। वे लिखते हैं कि प्रभु जाति की शक्ति का प्रमुख स्रोत अन्य जातियों की तुलना में उनकी उच्च आर्थिक स्थिति होती है और उच्च आर्थिक स्थिति का स्रोत उनके पास अधिक उपलब्ध भूमि का होना होता है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह कहते हैं कि वे प्रोफेसर श्रीनिवास की इस बात से सहमत है कि आर्थिक संपन्नता उनको प्रभु जाति बनाती है। आर्थिक संपन्नता किस कारण से? आर्थिक संपन्नता इस कारण से कि उनके पास कृषि के लिए पर्याप्त या आवश्यकता से अधिक भूमि है। अधिक भूमि के कारण अधिक
पैदावार होती है। उनके पास आमदनी का जो स्रोत है वह दूसरों की तुलना में बहुत अधिक है और वे आर्थिक रूप से संपन्न बन जाते हैं। इस संपन्नता का एकमात्र कारण उनके पास सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि का होना है और उस पर उनका कृषि करना है। इस तर्क के समर्थन में यह कहा गया है कि दक्षिण भारत के गांवों में ब्राह्मण और ओकालिगा प्रभु जातियां हैं। इन जातियों की प्रभुता का कारण उनकी उच्च आर्थिक स्थिति है, जिसका प्रमुख कारण उनके पास अधिक कृषि भूमि का होना माना जा सकता है। सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण प्रभु जाति अपने सदस्यों को शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के अधिक अवसर देने में समर्थ होती है। शिक्षा के कारण ऐसे लोगों को नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं में या अधिक आमदनी के अवसर उनके पास होते हैं। ऐसी स्थिति प्रभु जाति को और अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करती है और साथ ही उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है। इस विवरण में इस बात को प्रस्तुत किया गया है कि आर्थिक संपन्नता किस प्रकार दूसरे आयामों को प्रभावित करती है। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि यदि आप साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, तो अधिकांश जगह या तो ब्राह्मण या ओकालिगा प्रभु जातियों के रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत ही प्रभावशाली जातियां रही है जहाँ तक दक्षिणी भारत का प्रश्न है। वही बात फिर पुनरावृत्ति है कि आर्थिक संपन्नता अधिक भूमि के कारण है, पर इसके परिणाम ऐसे हैं जो कि प्रभु जाति को और अधिक प्रभुता प्रदान करते हैं। क्योंकि वे आर्थिक रूप से संपन्न हैं, समृद्ध हैं, उनके पास स्रोत हैं, इसलिए वे अपने समुदाय के सदस्यों को शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। वे अपने समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से वे यह करने में समर्थ होते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद या अन्यथा उनकी योग्यता के कारण उन्हें समुदाय के बाहर नगरीय क्षेत्रों में प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अवसर प्राप्त होता है। यह प्रशासनिक सेवाओं में जाने का अवसर उनको और अधिक शक्तिशाली बना देता है। यानी एक तरफ आर्थिक शक्ति के परिणाम स्वरूप शिक्षा या उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा के कारण नगरीय क्षेत्रों में नौकरी के अवसर, ये उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। आर्थिक संपन्नता के साथ ही प्रभु जाति राजनीतिक रूप से भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है। आर्थिक संपन्नता शिक्षा व अन्य व्यवसायों में उसकी भागीदारी को बढ़ाती है और परिणामतः उन्हें राजनीतिक शक्ति प्रदान करती है। चुनाव के समय वे अपनी प्रतिष्ठा के कारण अधिक मत प्राप्त करने में सफल हो जाती हैं। संख्यात्मक आधिक्य भी इसमें योगदान देता है। परिणामतः पंचायती राज संस्थाओं, विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में महती भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका के कारण उनकी राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है और परिणामतः वे अन्य जातियों की तुलना में अधिक समर्थ और महत्वपूर्ण बन जाते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवास यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल आर्थिक संपन्नता से उनके प्रभु जाति बनने के अवसर कितने बढ़ जाते हैं, और अगर इसके साथ जनसंख्यात्मक आधिक्य भी हो तो इस बात की पूरी संभावना बन जाती है
कि वह जाति समूह प्रभु जाति का रूप धारण करेंगे। वर्तमान समय में ये और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि लोकल बॉडीज़ यानी पंचायती राज संस्थाएं, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, इनमें जनसंख्या के आधिक्य का लाभ उन्हें मिलता है, उनमें आर्थिक संपन्नता का लाभ उन्हें मिलता है और इस तरह से वे राजनैतिक रूप से भी शक्तिशाली हो जाते हैं। यानी एक और जनसंख्यात्मक आधिक्य, दूसरी ओर आर्थिक संपन्नता, तीसरी ओर राजनीतिक सक्रियता और जातीय संस्तरण में उनका ऊंचा स्थान, ये सब मिलकर उसको प्रभु जाति बनने का अवसर प्रदान करते हैं। प्रभु जाति के कार्यों या अधिकारों की चर्चा भी प्रोफेसर श्रीनिवास ने की है। वे लिखते हैं कि प्रभु जाति गांव के झगड़ों को निपटाती है। गांव की सभी जातियां कई मसलों पर ओकालिगा जाति के वयोवृद्ध व्यक्ति के पास मदद के लिए जाते हैं और उनका निर्णय सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। स्पष्टतः ओकालिगा की शक्ति का आधार संख्यात्मक आधिक्य, उन्नत आर्थिक स्थिति, भूमि का स्वामित्व और जातीय संस्तरण में उनका ऊंचा स्थान है। थोड़ा विस्तार से इस बात के बारे में आपसे चर्चा करूं। प्रभु जाति के सदस्यों का प्रभाव ग्रामीण समुदायों में सर्वाधिक होता है। रामपुरा के अध्ययन में प्रोफेसर श्रीनिवास को ये देखने को मिला कि ओकालिगा जाति के जो वयोवृद्ध सदस्य हैं, उनका समाज में बहुत ही सम्माननीय स्थान होता था। ग्रामीण समुदायों में जो आंतरिक झगड़े होते थे, समुदायों के सदस्यों के बीच में झगड़े होते थे, उन झगड़ों को निपटाने के लिए दोनों पक्ष के लोग ओकालिगा के वयोवृद्ध व्यक्तियों के पास जाते थे। यहाँ तक भी यह भी देखने को मिला है कि जाति पंचायत ने जो निर्णय दिया और उस निर्णय से यदि उस जाति के लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपने मसले को ओकालिगा के वयोवृद्ध व्यक्ति के पास ले जाते थे और उनका निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार्य होता था। न केवल हिंदू जाति के लोग, वरन मुसलमान लोग भी अपने झगड़ों के निपटारे के लिए ओकालिगा के प्रमुख के पास जाते थे। इसी प्रकार वधू के चुनाव में, ऋण प्राप्त करने के लिए, पशु के विनिमय के लिए, इन सभी में इन जातियों के वयोवृद्ध व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान होता था। यानी एक तरफ वे ग्रामीण समुदाय के संचालन में मदद करते थे और दूसरी ओर वहाँ की न्यायिक व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इसी प्रकार का एक दूसरा अध्ययन प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर आंद्रे बताई ने प्रस्तुत किया है। आंद्रे बताई के नाम से आप सभी लोग परिचित होंगे। आंद्रे बताई का श्रीपुरम का अध्ययन। आंद्रे बताई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव के एक अध्ययन में यह पाया कि इस गांव की ब्राह्मण जाति को निश्चित रूप से प्रभु जाति माना जा सकता है। अपनी पुस्तक कास्ट, क्लास एंड पावर में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण जाति जातीय संस्तरण में उच्चतम स्थान पर रही है। यहाँ ब्राह्मण जाति आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली थी। मैंने अभी आपसे कहा कि प्रोफेसर आंद्रे बताई समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा नाम, उनके एक अध्ययन की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उस स्थान का नाम श्रीपुरम और वह तंजौर जिले में स्थित। श्रीपुरम के अध्ययन में प्रोफेसर आंद्रे बताई ने यह देखा कि वहाँ
कि जो ब्राह्मण जाति है वह प्रभु जाति का कार्य कर रही है। क्यों? इसके कारणों की चर्चा की और लगभग वही कारण बताए जो कि सर्वमान्य है। प्रोफेसर आंध्र बताई ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मण जातीय संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पर होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ के ब्राह्मण आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली थे, जिसने उनको प्रभु जाति बनने का अवसर प्रदान किया। ब्राह्मण मिसारदारों के पास गांव की अधिकांश भूमि का स्वामित्व था। गांव में ब्राह्मण ही एकमात्र शिक्षित जाति थी और वे संस्कृत के ज्ञाता थे। गांव में न्याय का कार्य भी ब्राह्मण ही करते थे। गांव के सदस्यों के ऐसे विवाद जिनको निपटाने में पंचायत असमर्थ होती थी, उन्हें ब्राह्मण मिसारदारों के सामने निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता था। गांव के लोगों की ब्राह्मणों पर आर्थिक आश्रितता थी। इस अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जातीय संस्तरण में सर्वोच्च स्थान, आर्थिक राजनीतिक शक्ति, भूमि पर स्वामित्व ने ब्राह्मण जाति को प्रभु जाति बना दिया। निष्कर्ष वही, कारण वही, किंतु एक बहुत ही प्रख्यात अध्ययन। प्रोफेसर आंध्र बताई कहते हैं कि श्रीपुरम में ब्राह्मण प्रभु जाति के रूप में कार्य कर रहे थे। ब्राह्मण संख्या में अधिक थे और वो इतने शक्तिशाली थे कि उनका निवास स्थान, उनके रहने का स्थान शेष लोगों के निवास स्थान से भिन्न था। वे जहाँ रहते थे उसे अग्रे हरम कहते थे, जिन पर अब्राह्मण जातियों को या आदि द्रविड़ों को जाने का अधिकार नहीं था। वे उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जबकि अन्य जाति के लोग एक दूसरे स्थान पर निवास करते थे। ब्राह्मण इतने शक्तिशाली थे कि न्यायपालिका का कार्य वहाँ के ब्राह्मण संचालित करते थे। ग्रामीण समुदायों में जो भी झगड़े, चाहे वे दीवानी प्रकृति के हों या आपराधिक प्रकृति के हों, वो पंचायत में ही सुलझाए जाते थे। गांव में पंचायतें थी, किंतु कई इश्यूज ऐसे थे जिन पर पंचायत कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी। उन मसलों में भी ब्राह्मणों का निर्णय सर्वोच्च होता था। ब्राह्मणों पर गांव के लोग आर्थिक रूप से भी आश्रित थे, क्योंकि वे आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे और उनके पास सर्वाधिक भूमि थी। इन कारणों ने ब्राह्मणों को प्रभु जाति बनाया और शेष जातियां उनको प्रभुता को स्वीकार करने लगे। इन दोनों ही अध्ययनों के अंतर्गत हमें यह दृष्टिगत होता है कि प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति के जो लक्षण या विशेषताएं बताई, लगभग उन्हीं विशेषताओं के आधार पर कोई जाति शक्तिशाली या प्रभु जाति बनती है। मैं फिर एक बार रिपीट करूं, पुनरावृत्ति के रूप में, इन सभी अध्ययनों में, इन दोनों अध्ययनों में हमें यह देखने को मिला कि जनसंख्यात्मक आधिक्य, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुता और जातीय संस्तरण में उच्च स्थान उस जाति को प्रभु जाति बनाने में समर्थ रहे। यानी प्रोफेसर आंद्रे बताई का अध्ययन भी श्रीनिवास की इस धारणा का समर्थन करता है कि ग्रामीण समुदायों में प्रभु जाति कार्यरत होती है और उसके बनने के आधार क्या होते हैं। इन दोनों अध्ययनों के आधार पर एक बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि ओकालिगा समुदाय में उसके वयोवृद्ध व्यक्ति प्रभु जाति के सदस्य के रूप में कार्यरत थे
और उनकी प्रभुता पूरे समुदाय को सर्वमान्य थी। वे समुदाय के विभिन्न आयामों के बारे में अपनी राय या निर्णय देते थे और उनके निर्णय सभी को सर्वमान्य होते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि ओकालिगा प्रभु जाति अपने वयोवृद्ध व्यक्ति के माध्यम से कार्य का संचालन करती थी। आंध्र बिताई के अध्ययन में ब्राह्मण प्रभु जाति थी और ब्राह्मणों के मिसारदार अंतिम निर्णय लेते थे। समुदाय के झगड़ों के बारे में, इवन ऐसे झगड़ों के बारे में जिनको की पंचायतें नहीं सुलझा पाती थी, उन झगड़ों का फैसला मिसारदार किया करते थे। चूँकि ये आर्थिक रूप से शक्तिशाली थे, इनके पास समृद्धि थी, कृषि योग्य भूमि अधिक थी, उपजाऊ भूमि थी, पैदावार सर्वाधिक होती थी, इस कारण गांव के सदस्य उन पर आश्रित रहते थे, उन पर निर्भर रहते थे और यह आश्रितता उनको और भी शक्तिशाली बना देती थी। आर्थिक सक्रियता और समृद्धि के कारण उन्हें राजनीतिक सक्रियता में भी योगदान मिलता था। वे चुनावों में या अन्य प्रकार की गतिविधियों में अपना सर्वोच्च स्थान रखते थे, क्योंकि वे आर्थिक रूप से ऐसा करने में सक्षम थे और इसी कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी प्रभुता को स्वीकार किया जाने लगा था।